हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल पेपर स्टडी में। और आज हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास की दूसरी कक्षा पढ़ेंगे। पहली क्लास में मैंने आपको बताया अरबियों का आक्रमण और तुर्कों का आक्रमण। तो उनके बाद किसने आक्रमण किया था? मोहम्मद गौरी ने। तो इसमें हम किसकी चर्चा करेंगे? विशेषतः है मोहम्मद गौरी, उसके गुलाम और दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत द्वारा किस भाषा को संरक्षण दिया गया? तो क्या अरबी थी, उर्दू, तुर्की या फारसी? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फारसी। ठीक है, जब दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई तो वहाँ की राज्य भाषा, ये दरबारी भाषा भी क्या बनी? वो भी फारसी बनी। और जो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत प्रांत आते थे उनकी दरबारी भाषा भी क्या बनी? फारसी बनी। ठीक है, और कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि जो मुग़ल थे उनकी दरबारी भाषा या उनकी राजभाषा कौन सी थी? तो वो भी कौन सी थी? फारसी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की? ठीक है, तो आप आंसर लगाइएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बख्तियार खिलजी या यलदौज। आप नीचे देख सकते हैं कहाँ कहाँ आया है प्रश्न। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? बख्तियार खिलजी। देखो, बख्तियार खिलजी किसका गुलाम था? पहली बात, मोहम्मद गौरी का। ठीक है, इसने कहाँ क्या क्या जीता? इसने एक तो बंगाल जीता था, और आपने सुना होगा नालंदा विश्वविद्यालय। मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ ये प्रश्न कि नालंदा विश्वविद्यालय भारत के किस राज्य में है। ठीक है, तो इसने क्या करा था? इसने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था। और क्या किया था? इसने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया, और इसने जो बंगाल के लक्ष्मण सेन थे, बंगाल के सेन वंश के शासक थे लक्ष्मण सेन, ठीक है, लक्ष्मण सेन को पराजित किया था। आई थिंक नालंदा को इसने ध्वस्त किया था 1203 में, और लक्ष्मण सेन को पराजित किया था इसने 1204 या 1205 में। ठीक है, चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर हिंदू देवी लक्ष्मी का अंकन मिलता है? तो इल्तुतमिश, फरोख्शाह तुगलक, मोहम्मद गजनवी या मोहम्मद गौरी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है? मोहम्मद गौरी। देखिए, अब मोहम्मद गौरी ने यहाँ पे क्या करा? भारत आया तो भारत ने, जब कोई भी शासक युद्ध करता है तो युद्ध में क्या करता है? वो हत्याएं करता है। ठीक है, तो अब ये जब भारतीयों की हत्या करेगा तो भारतीयों को ये अच्छा बन के दिखाएगा उसके बाद। तो उसके लिए क्या करेगा? ये हिंदू देवी देवताओं की पूजा करना, मतलब ऐसा कुछ प्रयास करेगा। तो ये इसकी कैसी चाल हो गई? ये एक राजनीतिक चाल हो गई। ठीक है, जब इसने कन्नौज पर आक्रमण किया, यानी कि इसने कन्नौज को जीत लिया था ना, कन्नौज को जीत लिया, तो कन्नौज को जीतने के बाद इसने हिंदुओं पर, यानी कि हिंदू इसे अपना शासक समझने लगे, इसलिए क्या करा इसने ऐसे सिक्के चलाए जिस पर हिंदू देवी लक्ष्मी का अंकन होता था। ठीक है, उनको बोला जाता था मोहम्मद बिन साम नाम के सिक्के चलाए थे इसने। ठीक है, क्योंकि मोहम्मद गौरी के जो पहला नाम था ना, वो भी मोहम्मद बिन साम ही था। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न वो ये कि लक्ष्मी की आकृति युक्त सिक्के किसने चलाए? तो वही मोहम्मद गौरी ने। कब चलाए? कन्नौज जीतने के बाद। क्या था ये एक राजनीतिक चाल थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, कुछ बड़ा लग रहा है, इसे छोटा कर लेंगे। चलिएगा, निम्नलिखित में से मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 में उत्तर भारत को जीता? तो 1192 में क्या हुआ था? 1192 में हुआ था तराइन का द्वितीय युद्ध, और तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी ने किसको हरा दिया था? पृथ्वीराज चौहान तृतीय को। और उसके बाद उत्तर भारत जैसे अजमेर वगैरह पे किसका शासन हो गया था? तो ये हो गया था मोहम्मद गौरी का। ठीक है, चलिएगा अभी इस कहानी के बारे में बात करेंगे। चलो लिख लो, 1191 में कौन सा युद्ध हुआ था? तराइन का प्रथम युद्ध। सही है, तराइन का प्रथम युद्ध। फिर 1192 में कौन सा हुआ? तराइन का दूसरा युद्ध। और एक हुआ था 1216 में। 1216 में कौन सा हुआ था? तराइन का तीसरा युद्ध। ये हुआ था यलदौजी और
इल्तुतमिश के बीच, ठीक है। तो पहला युद्ध कब हुआ था राइन का? 1191 में। इसमें कौन जीता था? पृथ्वीराज चौहान तृतीय। दूसरा युद्ध कब हुआ? 1192 में। इसमें कौन जीता था? मोहम्मद गौरी। तीसरा कब हुआ? 1216 में। इसमें कौन जीता था? इल्तुतमिश, ठीक है। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सुल्तान मोहम्मद गौरी का भारत में प्रथम आक्रमण कहाँ हुआ था? देखो अब बात करते हैं सुल्तान मोहम्मद गौरी के बारे में सही से, सही है। तो पहले तो लिखेंगे क्या कहते हैं, सुल्तान मोहम्मद गौरी का वंश। तो ये कौन से वंश का था? सन्सबनी वंश का, ठीक है। सन्सबनी वंश का था। ध्यान रखेंगे इसका गजनी वंश से कोई लेना देना नहीं था, ठीक है। और इसका नाम क्या था? पूरा नाम लिख लेंगे शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी, ठीक है। शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। देखो 1175 में ये गजनी से चला, ठीक है। और गजनी से चल के कहाँ पहुँचा? ये पहुँचा बोलन दर्रा से। ये भी पूछा जाता है कि मोहम्मद गौरी किस दर्रे से होकर भारत आया था, तो क्या बताएंगे? बोलन दर्रा। और ये अफगानिस्तान में पड़ता है, तो बोलन दर्रे से होकर ये कहाँ आया? भारत में, सही है। और भारत में 1175 में इसने कहाँ आक्रमण करा? मुल्तान, सही है ना। कहाँ पे करा? मुल्तान। और मुल्तान को जीत लिया, ठीक है। और उसके बाद ही आगे बढ़ा। और 1118 में इसने आक्रमण किया गुजरात के चालुक्य सोलंकी वंश के शासक पर, मगर वहाँ का जो शासक था ना उससे पराजित हो गया था, वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न। निम्नलिखित भारतीय नरेशों में से किसने सर्वप्रथम मोहम्मद गौरी को पराजित किया? तो अभी मैंने आपको बताया कि मोहम्मद गौरी ने पहला आक्रमण कब किया? 1175 में, ठीक है। इसके बाद वो आगे बढ़ा और 1178 में, सही है, उसने गुजरात के चालुक्य या सोलंकी, ठीक है, चालुक्य या सोलंकी लिख लेंगे कोष्टक में। गुजरात के चालुक्य या सोलंकी वंश के राजा थे एक भीम सेकंड, ठीक है। आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर ए, भीम सेकंड, ठीक है। तो किस पे आक्रमण किया? भीम सेकंड पे। और भीम सेकंड की संरक्षिका का नाम था नायिका देवी, सही है, नायिका देवी। और नायिका देवी कौन बनी हुई थी? इनकी संरक्षिका, सही है। तो दोनों ने मिलकर क्या करा था? इनको पराजित कर दिया था। नायिका देवी कौन थी? भीम सेकंड की माता जी थी, सही है। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं। मोहम्मद गौरी खुसरो शाह के विरुद्ध निम्नलिखित में से किसके साथ मिल गया? देखो खुसरो शाह, पहले देखते हैं खुसरो शाह कौन था। ये मोहम्मद गौरी खुसरो शाह, सही है। ये खुसरो शाह कौन था? देखो गजनवी वंश था जिसकी स्थापना पहले हुई थी, ठीक है, जिसमें मोहम्मद गजनवी को हमने पढ़ा, सुबुक्तगीन को पढ़ा, अल्पतगीन को पढ़ा, बलपतगीन को पढ़ा, पिराई को पढ़ा, सही है, इखक वगैरह जिसमें थे। तो उस वंश का यानी कि गजनवी वंश का अंतिम शासक कौन होगा भाई? खुसरो शाह, ठीक है। और खुसरो शाह को 1185 में, देखो पहले ये हार गया था मोहम्मद गौरी जब ये 1175 में भारत की तरफ बढ़ा था, ठीक है। तो 1185 में इसने जम्मू कश्मीर के एक शासक थे, ठीक है, जम्मू कश्मीर के एक शासक थे जिनका हाँ जम्मू कश्मीर के शासक थे, सही है। उनकी मदद से इसने क्या किया? उनकी मदद से इसने खुसरो शाह पर आक्रमण किया, ठीक है। और खुसरो शाह पर आक्रमण करके क्या किया? सॉरी ये कर हाँ 1181 में पराजित हुआ था, 1185 में आक्रमण किया और 1186 में, सही है, इसने क्या करा? ये खुसरो शाह जो था ना इसको बंदी बना लिया। तो इसकी सहायता किसने करी थी? यहाँ पे एक जम्मू का शासक था जिसका नाम था राजा विजयदेव, ठीक है। तो इतिहास से हमें मिलती है जानकारी कि राजा विजयदेव कहाँ का था भाई? ये जम्मू का शासक था। और जो गजनवी वंश का अंतिम शासक था वो कौन था? खुसरो शाह। ये मैं आपको पहली जो मध्यकालीन इतिहास की क्लास हुई थी उसमें भी मैंने आपको बताया था कि गजनवी वंश का अंतिम शासक कौन था? खुसरो शाह। और खुसरो शाह को पराजित करने के लिए मोहम्मद गौरी ने किसका लिया था साथ? जम्मू के शासक थे कौन? राजा विजय देव, उनका साथ लिया था, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं।
अगला सवाल है, पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध मोहम्मद गौरी के आक्रमण के समय कन्नौज पर निम्नलिखित का शासन था। चलिए देखते हैं भाई। देखो, पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध मोहम्मद गौरी का आक्रमण कब हुआ? सबसे पहले तो ये 1191 में, ठीक है। 1191 में कौन सा युद्ध हुआ? तराइन का युद्ध, ठीक है, तराइन का प्रथम युद्ध। तो इस समय पर जो आपका कन्नौज था, ठीक है, तो कन्नौज पर किस वंश का शासक था? गहड़वाल वंश का। और उस राजा के क्या नाम था? उस राजा का नाम था राजा जयचंद। राजा जयचंद, ठीक है। आपने सुना होगा कि राजा जयचंद जो है उनकी एक पुत्री थी संयोगिता, ठीक है ना, संयोगिता। और संयोगिता से किसका प्रेम संबंध था? आपके पृथ्वीराज चौहान का, ठीक है। किसका प्रेम संबंध था? पृथ्वीराज चौहान का। तो जब संयोगिता का स्वयंवर हो रहा था तब पृथ्वीराज चौहान ने क्या कर लिया था? संयोगिता का अपहरण कर लिया था, ठीक है। और ये कहानी हमें कहाँ से मिलती है? ये कहानी मिलती है हमें पृथ्वीराज रासो से। पृथ्वीराज रासो, ठीक है। अब पृथ्वीराज रासो किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी चंद्रबरदाई ने, चंद्रबरदाई ने, ठीक है ना। और चंद्रबरदाई कौन थे? ये थे पृथ्वीराज चौहान के दरबारी इतिहासकार या दरबारी कवि। ये दरबारी कवि ज़्यादा कहना अच्छा होगा क्योंकि ये कवि थे, ठीक है। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं। पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध मोहम्मद गौरी के आक्रमण के समय कन्नौज पर निम्नलिखित वंश का शासन था। तो ये रिपीट हो गया है, तो ये इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर फिर से वही होगा, गहड़वाल वंश। अगला, मोहम्मद गौरी ने भारत में निम्नलिखित में से किस युद्ध में स्वयं भाग नहीं लिया था? चलिएगा अब इसे देखते हैं सही से, ठीक है। देखो, 1191 में तराइन का पहला युद्ध उसमें मोहम्मद गौरी था। 1194 में कन्नौज के विरुद्ध युद्ध हुआ जिसमें जयचंद को हराया, उसमें मोहम्मद गौरी था। 1205 में खोखरों के विरुद्ध जो युद्ध हुआ था उसमें मोहम्मद गौरी था, सही है। और कुछ किताबों में लिखा हुआ है कि मोहम्मद गौरी की जो हत्या की थी वो खोखरों ने की थी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से कौन सा हो जाएगा इसका आंसर? सी, अनिलवाड़ के चालुक्यों के विरुद्ध, ठीक है। ये अनिलवाड़ कहाँ पे पड़ता है? ये पड़ता है गुजरात में। ये गुजरात के जो राजपूत थे ना, गुजरात के जो राजपूत चालुक्य या चालुक्य राजपूत थे, उनकी राजधानी क्या थी? अनिलवाड़, सही है। और अनिलवाड़ पर किसने आक्रमण किया था भाई? अनिलवाड़ पर आक्रमण किया था आपके कुतुबुद्दीन ऐबक ने, सही है। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने अनिलवाड़ पर आक्रमण करके क्या कराया था? अपनी स्वामी भक्ति दिखाई थी, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। चलिएगा अगला आंसर अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी की हत्या की। तो मोहम्मद गौरी की हत्या की किसने? देखो अभी मैंने आपको बताया खोखरों ने, ठीक है। मार्च 1205 को, सही है ना, मार्च 1205 को किसकी हत्या हो गई थी? मोहम्मद गौरी की। और मोहम्मद गौरी की हत्या के बाद जो प्राथमिकता इसने किसको प्रदान कर रखा था भारत में? तो वो दिया था कुतुबुद्दीन ऐबक को। और 1206 में क्या कर लिया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने? दिल्ली सल्तनत की स्थापना कर ली थी, ठीक है, याद रहेगा। चलिएगा अगला देखते हैं, चंदावर का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? देखिएगा अभी चंदावर के युद्ध के बारे में देखते हैं। तो पृथ्वीराज और शहाबुद्दीन गौरी, सही है, और शहाबुद्दीन गौरी, तो इनके बीच में कौन सा हुआ? तराइन का युद्ध। जयपाल और महमूद गजनबी, ये हुआ था पहले ही, सही है, जब महमूद गजनबी ने जयपाल पर आक्रमण किया था 1000 या 1000 AD में। पृथ्वीराज और चौहान एवं जयचंद के बीच, इनके बीच ऐसा कोई युद्ध का उल्लेख नहीं मिलता है जो बहुत ज़्यादा प्रमुख रहा हो, ठीक है। तो इनके बीच में कौन सा रहा होगा? जयचंद और शहाबुद्दीन गौरी, सही। जयचंद कौन थे? गहड़वाल वंश के राजा। और इनकी पुत्री का क्या नाम था? संयोगिता, ठीक है। और इनका किसके साथ युद्ध हुआ था? शहाबुद्दीन। बताते हैं कि जयचंद ने ही शहाबुद्दीन गौरी को आमंत्रित किया था भारत पर आक्रमण करने के लिए। और 1192 में तो बताते हैं कि इन्होंने, जयचंद ने इसे अपनी सेना भी दी थी। अब देखो थोड़ा सा समझेंगे, जैसे अब ये जयचंद, एक मान लो ये जयचंद हो गया, ठीक है, और ये गौरी हो गया। अब इसने इसको बुला लिया, सही है। तो ये क्या सोचता था कि ये पृथ्वीराज चौहान को फिनिश करेगा और यहाँ से क्या चला जाएगा? यहाँ से वापस चला जाएगा। पर ये वापस नहीं गया, ठीक है। तो फिर क्या होगा? फिर इन दोनों के बीच में युद्ध होगा ना। तो इन दोनों के बीच के युद्ध में कौन पराजित हुआ? ये पराजित हुआ। कौन? जयचंद। और जयचंद के बाद कौन शासक बना यहाँ का? मोहम्मद गौरी। वो यहाँ का वैसे स्थायी शासक नहीं बना था, उसने यहाँ पे अपने जो गुलाम थे ना उनको यहाँ का शासन बांट दिया था, ठीक है। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं,
निम्नलिखित में से कौन राजा मोहम्मद गौरी द्वारा चंदावर के युद्ध में पराजित हुआ? तो वो ही जयचंद। ठीक है, आंसर बी। मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? तो किस युद्ध में पराजित किया था? चंदावर का युद्ध। ठीक है, 1194 में। चलिएगा 17वां प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किसकी मृत्यु चौगान खेलने के दौरान हुई थी? तो किसकी मृत्यु हुई थी चौगान खेलने के दौरान? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की। सही है, किसकी हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की। अब कुतुबुद्दीन के बारे में थोड़ा पढ़ो दोबारा से। सही है, देखो कुतुबुद्दीन ऐबक इसने क्या बनवाया? इसने एक तो 2.5 दिन का झोंपड़ा बनवाया। सही है, एक कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बनवाई। भारत की पहली मस्जिद कौन सी थी? कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। और दूसरी कौन सी थी? 2.5 दिन का झोंपड़ा। और क्या करवाया? इसके नाम का अर्थ क्या होता है? चंद्रमा का स्वामी। इसकी उपाधियाँ कौन सी थी? पील बख्श। ठीक है, और कौन सी थी? एक पीत बख्श थी, एक लाख बख्श थी, एक कुरान खां थी और एक हातिम सेकंड थी। इसने अपने नाम का कोई सिक्का नहीं चलवाया, इसने अपने नाम का कोई खुतबा नहीं पढ़वाया। ठीक है, और इसका शासन कब से कब तक रहा? 1206 में शासक बना और 1210 में लाहौर में चौगान खेलते समय किसकी मृत्यु हो जाती है? कुतुबुद्दीन ऐबक की। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने पंजाब के ऐबक से संघर्ष किया? सही है, निम्नलिखित में से किसने पंजाब के ऐबक से, नहीं इस ये थोड़ा मिस्टेक है, इसमें होगा निम्नलिखित में से किसने पंजाब के लिए ऐबक से संघर्ष किया था। ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या होगा? ताजुद्दीन यलदौज। ठीक है, जब गौरी की मृत्यु हुई तो ताजुद्दीन यलदौज जो था वो अपने आप को मृत सुल्तान का उत्तराधिकारी बताता था। ठीक है, परंतु दिल्ली किसके अधीन आ गया था? ये इसके कुतुबुद्दीन ऐबक के। ठीक है ना, तो इसलिए किसके साथ इसका डिस्प्यूट होगा? तो वो होगा ताजुद्दीन यलदौज के साथ। चलिएगा अगला देखते हैं। दिल्ली के किस सुल्तान को उसकी उदारता के कारण लाख बख्श कहा जाता था? तो भी मैंने आपको बताया। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आप कमेंट में पिन करेंगे। ठीक है, दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? तो फिर वही। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? तो गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन होगा? कुतुबुद्दीन ऐबक। और गुलाम वंश कब से कब तक चला था? तो वो चला था 1206 से 1290 तक। कितने वर्ष हुए? 84 वर्ष तक। ठीक है, और 84 वर्ष में पहला शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, और पहला वास्तविक इसका गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? इल्तुतमिश। ठीक है, और अंतिम शासक कौन था? कैखुसरो। सही है ना। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। अरे चल जा भाई। चलिए अगला प्रश्न। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? तो फिर से भाई इसका आंसर कुतुबुद्दीन ऐबक। भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया था? तो मैंने अभी आपको ऊपर बताया किसको किया प्रथम अख्ता प्रदान? कुतुबुद्दीन ऐबक को। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी स्वामी भक्ति कब दिखाई थी? जब 1197 में ऐबक ने क्या करा था? ऐबक ने अनिहाल जो चालुक्य थे, गुजरात के चालुक्य राजपूत थे, उनकी राजधानी अनिलवाड़ पर आक्रमण किया था ना। तो तभी से क्या हुआ? मोहम्मद गौरी इससे इम्प्रेस हो गया और भारत में पहला अख्ता किसे प्रदान कर दिया? कुतुबुद्दीन ऐबक को। चलिएगा अगला देखें। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कहाँ बताई मैंने आपको? लाहौर में। कैसे बताई? कब हुई? 1206 में। ठीक है, लाहौर में हुई। कैसे हुई थी? चौगान खेलते हुए। तो इसकी राजधानी क्या रही होगी? लाहौर। देखिए ध्यान रखेंगे भाई, अपने राजधानी में तो खेलकूद करेगा वो। अब वो अपने राजधानी में खेलकूद कर रहा था ना, तो मारा गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं भाई। अगला प्रश्न है, किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ है? तो इसका सही आंसर होगा अलाउद्दीन मसूद शाह। ठीक है, तो इसके सिक्कों पर क्या था? बगदाद के जो अंतिम खलीफा थे उनका नाम जो है इन पर अंकित था। ठीक है, जानते हैं ना बगदाद? हाँ, ये खलीफाओं की राजधानी होती थी, वर्तमान सीरिया की राजधानी है जो। चलिए अगला प्रश्न देखें। तो अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज को कैद कर अजमेर ले जाया गया। देखो स्टेटमेंट है किसी उसकी इतिहासकार की। पृथ्वीराज को कैद कर अजमेर ले जाया गया, जहां उसने गौरी के अधीनस्थ कुछ वर्षों तक शासन किया। ठीक है, यह कथन किसका है? देखो पृथ्वीराज को कैद कर अजमेर ले जाया गया, जहां उसने गौरी के अधीनस्थ कुछ वर्षों तक शासन किया। तो यह कथन किसका है? यह कथन है हसन निज़ामी का। ठीक है, देखो हसन निज़ामी क्या कहते हैं कि जब तराइन का सेकंड युद्ध हुआ तो पृथ्वीराज चौहान को किसने पराजित कर दिया? गौरी ने। और गौरी उनको कैद करके कहाँ ले गया? अजमेर। सही है, तो अजमेर में जाके पृथ्वीराज चौहान ने क्या करा? गौरी की अधीनता स्वीकार कर ली।
ठीक है ना। फिर उसके बाद जब गौरी वापस गौर प्रदेश लौट गया अफगानिस्तान में, तो यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान जो थे उन्होंने कर दिया विद्रोह, ठीक है। तो उसके बाद वो वहाँ से आए अजमेर और उन्होंने क्या कर दिया, पृथ्वीराज चौहान की हत्या कर दी, ठीक है। तो ये कौन कहता है, देखो ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कहते हैं हसन निज़ामी, सही है। बाकी पृथ्वीराज रासो की कहानी मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है ना। वहाँ पे ले गए थे वो, मतलब गौरी उसको अपने साथ ले गया था, और पृथ्वीराज चौहान जो है वो शब्दभेदी बाण जो है चलाने जानता था, ठीक है। तो उसने एक शब्दभेदी बाण चलाया और किसकी हत्या कर दी, गौरी की हत्या कर दी थी, ठीक है। चलिएगा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने अजमेर में सरस्वती मंदिर नामक एक शिक्षा संस्थान की स्थापना की थी। देखिए ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्रश्न है। चलिएगा इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे सब लोग। तो इसका सही आंसर क्या होगा भाई, दुर्लभ राज, पृथ्वीराज या वाक्यति राज, या और है क्या कोई, हाँ विग्रह राज। तो इसका सही आंसर क्या होगा, देखो विग्रह राज। विग्रह राज कौन था, विग्रह राज था चौहान शासक, ठीक है। विग्रह राज कौन था, चौहान शासक था, सही है। या तो आपको मिल सकता है विग्रह राज चतुर्थ, या इसी का नाम क्या था, बीसल देव। याद रखेंगे इसी का नाम क्या था, बीसल देव। या तो विग्रहराज चतुर्थ या बीसल देव, ठीक है। अब ये जो था इनका सबसे ज़्यादा फेमस कार्य क्या है, इन्होंने एक विद्यालय स्थापित कराया था, कहाँ पे, अजमेर में, ठीक है। और कैसा विद्यालय था वो, कवियों का और सांस्कृतिक विद्यालय, ठीक है। क्योंकि विग्रहराज जो थे ये खुद एक फेमस कवि यानी कि अच्छे कवि रहे थे, ठीक है। इन्होंने दो नाटक भी लिखे, जैसे एक नाटक का नाम नोट कर लेंगे इनके, हरि केली, सही है, हरि केली। और दूसरा नाटक कौन हो जाए, दूसरा नाटक था इनका ललित विग्रह, सही है। तो इनके दो फेमस नाटक भी मिलते हैं, ललित विग्रह और हरि केली, सही है। तो इन्होंने क्या करा था, इन्होंने अजमेर में एक वो स्थापित किया था सांस्कृतिक कॉलेज। और आपने सुना होगा कि जब 2.5 दिन का झोंपड़ा बना था तो वो किसी सांस्कृतिक कॉलेज को तुड़वा के बना था, ठीक है। तो 2.5 दिन का झोंपड़ा जो बना था ना, वो इन्हीं के विश्वविद्यालय को तुड़वा के बना था, ठीक है। चलिएगा अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तर भारत पर तुर्कों की विजय का एक महत्वपूर्ण पहलू नगरीय क्रांति थी, यह कथन किसका है। देखते हैं भाई कौन बताएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा एम हबीब, ठीक है। एम हबीब कहते हैं कि जब उत्तर भारत पर तुर्कों का आक्रमण हुआ ना और उनकी विजय हुई, तो यह केवल एक राजसत्ता का परिवर्तन नहीं है, वो बताते हैं कि ये राजसत्ता के साथ साथ एक नगरीय क्रांति भी परिवर्तन हुआ था, ठीक है। क्योंकि एक साथ अंतर आया, देखो पहले हिंदू शासक थे, फिर क्या करा, एक साथ मुस्लिम आए, उन्होंने आक्रमण करा, तो भाई परिवर्तन तो होता ही। अब परिवर्तन ज़्यादातर मानते हैं कि केवल राज्य सत्ता का परिवर्तन हुआ, बट जो एम हबीब मानते हैं कि राज्य सत्ता के साथ वहाँ पे नगरीय क्रांति भी हुई थी, ठीक है। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन रख रहा हूँ, ठीक है। पहली नगरीय क्रांति का आप मुझे उदाहरण बताएंगे, और दूसरी नगरीय क्रांति कब शुरू हुई आप मुझे वो बताएंगे, ठीक है। दोनों का आंसर आपको मिल जाएगा एंशिएंट हिस्ट्री में, सही है। एंशिएंट हिस्ट्री की जो प्लेलिस्ट है उसमें एक वीडियो है जिसका नाम है मगध का उत्कर्ष या महाजनपद काल। तो उन दोनों सवालों का आंसर तुम्हें वहाँ मिलेगा, उनको देख के, या अगर आपको याद है तो आप उन्हें कमेंट बॉक्स में पिन करेंगे, ठीक है। चलिएगा अगला प्रश्न देखेंगे, युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई, तो भाई ऑब्वियसली तराइन का सेकंड युद्ध होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, मुस्लिम आक्रमणकारियों के विरुद्ध हिंदू शासकों के पतन का मुख्य कारण। देखो हिंदू शासनों के जो विरुद्ध हिंदू शासकों के पतन का मुख्य कारण क्या रहा था, ये रहा था उनमें राजनीतिक एकता का अभाव, ठीक है। जैसे अब देखो जयचंद और पृथ्वीराज चौहान तृतीय का हम उदाहरण लें, तो उसमें जयचंद ने ही किसको आमंत्रित किया था, मोहम्मद गौरी को, ठीक है। तो ऐसा था, इनके अंदर क्या था, भारतीय जो शासक थे उनके अंदर राजनीतिक एकता का अभाव था, इसलिए क्या हुआ था, इसलिए ऐसे युद्ध वगैरह हमारे साथ हुए थे, सही है। चलिएगा अगला प्रश्न देखें, भारतीय गौरव यश का अंतिम सूर्य किसके लिए प्रयुक्त हुआ, तो ये हुआ है पृथ्वीराज चौहान के लिए, या पृथ्वीराज चौहान तृतीय के लिए, ठीक है। अगला प्रश्न,
निम्नलिखित में से कौन शासक पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा, आज के लिए इतने ही प्रश्न शायद लास्ट हो गए। ठीक है, चलिएगा अगली क्लास में इसके आगे का पढ़ेंगे हम गुलाम वंश। ठीक है, तो अगली क्लास में हम किससे संबंधित वो पढ़ेंगे? गुलाम वंश संबंधित MCQ। ठीक है, और मैं बेहतर करने की कोशिश करूँगा। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक कर देंगे, और पसंद नहीं आएगी तो अनलाइक कर देंगे। ठीक है, और अगर आपको सही लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।